नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। इस सीरीज में हम आदिवासी नेताओं से बात करते हैं, आदिवासी लॉ मेकर से बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जिनका आदिवासियों से सरोकार है, आदिवासी सरोकारों की चिंता उनको रहती है और उनके मसलों को लगातार वो उठाते हैं। इस सीरीज में आज मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। ये मेहमान लंबे समय से गुजरात की विधानसभा के सदस्य हैं, यहाँ के जाने माने आदिवासी नेता हैं, राष्ट्रीय दलों में रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति में इनका हस्तक्षेप रहा है और हाल फिलहाल में इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिसका शायद आदिवासियों को लंबे समय से इंतजार था। राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे राजनीतिक दल की स्थापना इन्होंने की है जो आदिवासी हकों की बात करती है, जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार की बात करती है, जो आदिवासियों की पहचान की बात करती है, उनकी भाषा बोली की बात करती है और सबसे बड़ी बात आदिवासी नौजवानों के भविष्य की बात करती है। भारतीय ट्राइबल पार्टी उसका नाम है और उसके संरक्षक हैं छोटू भाई वसावा। बहुत बहुत स्वागत है छोटू भाई आपका थैंक यू। इस कार्यक्रम में। और आप संविधान की अनुसूची 5 को गुजरात में लागू करने की बात कर रहे हैं। इतने बरसों तक क्या गुजरात में अभी तक शेड्यूल 5 लागू नहीं है आदिवासी इलाकों में? क्योंकि संविधान में जो प्रावधान है और जिन 10 राज्यों में अनुसूची 5 की अमलवारी होनी चाहिए, लागू होना चाहिए, उसमें तो गुजरात का नाम है। गुजरात का नाम तो है ना। अभी तक किसी सरकार ने लागू नहीं किया है। लागू करना चाहिए था, लेकिन आदिवासियों का विकास करने की बात इसमें सरकारों में है ही नहीं, इसलिए उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इन्हें करने वाले है ही नहीं। लेकिन हम हमारे लोगों को जागरूक करके गाँव को वो पावर देते हैं तो दबाव में आकर कहीं हो सकता है। नहीं तो मुझे तो नहीं लगता है को सरकार हमारी मांगे पूरी करे। लेकिन हम दबाव डाल रहे हैं चारों ओर से, तो हम सफल भी होंगे। क्या कोशिशें आप कर रहे हैं, किस तरह का आपका प्लान है कि आप फोर्स करेंगे जो भी सरकार होगी राज्य में या केंद्र में कि वो अनुसूची 5 को गुजरात में लागू करे? इसलिए हमने वो पार्टी बनाया है, भारतीय ट्राइबल पार्टी। इसमें हमारा जो आदमी है एमएलए है, सांसद कोई बन के जाता है तो हमारा आवाज़ वहाँ करेगा। इसलिए हमने वो पार्टी बनाया है ना। हम पूरे देश में लड़ेंगे और हमारा जो हक अधिकार है वो लेके रहेंगे, क्योंकि बहुत साल हो गया है हम दबाव में रहते हैं। संविधान में सारी बातें हमारी है, 5 शेड्यूल है, 6 शेड्यूल है, अभी तक उन लोगों ने लागू नहीं किया है। इसकी वजह से हमारा कोई डेवलप नहीं हो पा रहा है। गुजरात की बात करें और गुजरात में आपके इलाके की बात करें, नर्मदा की, भरूच की और जो आदिवासी इलाके हैं गुजरात के, उनकी अगर बात करें तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है, सरकार कह रही है आदिवासियों का विकास हो रहा है। आपके यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगी है, लेकिन आप उससे खुश नहीं हैं। आप कहते हैं कि आपको उससे परेशानी है, आखिर क्यों? मूर्ति तो बड़ी बनाई है, लेकिन हमारे लोग बहुत नीचे जा रहे हैं ना। हमारी तो कब्र खोदी जा रही है ना, इसमें हमारा डेवलप कहाँ होने वाला। मुझे समझाइए थोड़ा सा इस बात को, कैसे आपके आदिवासियों को नुकसान है क्योंकि वहाँ से विस्थापन होने वाला है। वो जो होटल मोटल सब लाने वाले हैं, तो हमारे लोगों को तो भागना ही पड़ेगा। अगर हमारा डेवलप करना चाहती है सरकार, तो इस जमीन पे उसके नाम पे होटल मोटल बनाना चाहिए न, उसको पावर में वहीवट में लाना चाहिए, जब जाकर उसका डेवलप होगा। जमीन अगर आप छीन लोगे तो किसका डेवलप होगा? वो तो मरने वाले हैं लोग। लेकिन जो यहाँ पर होटल मोटल बनेंगे, जो टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ेंगी, उसमें क्या आदिवासियों का हिस्सा नहीं होगा? क्या आदिवासी नौजवानों को बिल्कुल नहीं होगा ना, कहाँ से करेंगे वो? कोई देने वाले तो है नहीं, कोई नौकरी में तो लेते नहीं है। उसका जमीन हो वो छीना जाता है, छीन लेंगे तो कैसे जिएंगे लोग? शिक्षा भी है ही नहीं इधर।
इतना बड़ा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, इसकी वजह से तो हमारे एरिया में शिक्षा भी नहीं है और आरोग्य भी की भी बहुत कमी है और सिंचाई की बहुत कमी है। वो जो डैम बना है, वो नहर निकाला है, इसमें 450 किलोमीटर तक ले गए हैं। अगर हमारे बगल में 20-25 किलोमीटर के एरिया में, 50 किलोमीटर के एरिया में अगर एक नहर के पाइपलाइन बना के पानी देते, तो हमारा जो तहसील है उसके अगल बगल में जिसका जमीन गया है, जो विस्थापित बने हैं, उसको फायदा हो जाएगा इसमें। तो आप सरदार सरोवर डैम की बात कह रहे हैं कि 450 किलोमीटर की नहर बना के दूर दराज के इलाकों में पानी दिया गया है। हाँ। और आपके इलाकों में पानी नहीं? ना, बिल्कुल नहीं है, आज भी नहीं है ना जी। और जब आप ये कहते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाए, हम लोग जब आपसे इनफॉर्मली बात कर रहे थे तो आप ये कह रहे थे कि ये CSR के फंड से मूर्ति बनाई गई है, जो असल में आदिवासियों के विकास के लिए खर्च किया जाना चाहिए था। बिल्कुल, CSR फंडिंग जो आदिवासियों के लिए, उसके शिक्षा के लिए, उसके आरोग्य के लिए, उसके सिंचाई के लिए खर्चा होना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दिया 3000 करोड़ का। तो हमको तो कोई बेनिफिट है ही नहीं। तो आपने शुरुआत में कहा कि जो भारतीय ट्राइबल पार्टी आपने स्थापित की है, वो आदिवासियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के साथ साथ उनके हक अधिकारों की भी बात करेगी। आपको लगता है कि जो आदिवासियों को पहचान मिलनी चाहिए थी या आदिवासियों के बारे में जो चर्चा होनी चाहिए थी, वो देश में नहीं हुई है, उनको वो पहचान नहीं मिली है, उनके हक अधिकारों की बात उस तरह से नहीं हुई है? कहाँ मिली है? कोई पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस ने 55 साल राज किया है, कभी आदिवासियों का नाम नहीं लिया है। लिया भी है तो उसका विनाश की बात कही है। डेवलपमेंट की बात करते करते इसमें विनाश भी आ जाता है ना। सारा हमारा तो विनाश कर दिया ना। 72 साल में क्या किया उन लोगों ने हमारे लिए? जो प्रावधान था उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। आज 10 राज्य में हम ऐसे ही है ना। हमको जो अनुदान मिलना चाहिए पैसा, वो भी नहीं मिलता है। कहाँ है? दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में पैसा जो देना चाहिए, जो प्रावधान है, वो भी नहीं देते हैं। तो हमारा डेवलप कैसे होगा? ऐसा मूर्ति बना देंगे, दूसरा कुछ ला के खड़ा कर देंगे और फैक्ट्री डाल देंगे, तो हमारा डेवलप कहाँ होने वाला है? हमारा तो सब छीना जाएगा ना। नीति आयोग ने अभी अभी किया है कि भाई वो जंगल जो है उसकी जमीन छीन के उद्योगों को देने वाले हैं, तो हमारा तो विनाश हो जाएगा पूरे देश में। जब भारतीय ट्राइबल पार्टी की आपने स्थापना की है, गुजरात में आपके 2 विधायक हैं, राजस्थान में आपके 2 विधायक हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आपका आधार बन रहा है, लेकिन अगर देखें तो जो गुजरात बड़ा स्टेट है, राजस्थान भी बड़ा स्टेट है, आपको लगता है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी वो पार्टी हो सकती है जो दबाव बना सकती है सरकारों पर कम विधायकों के साथ भी? उसको कैसे हासिल करेंगे आप? कैसे छोटी पार्टी आपकी वो चुनाव, कोई भी चुनाव आती है, तहसील का आती, जिला पंचायत का आती, स्थानीय चुनाव, इसमें हमारा कैंडिडेट खड़ा करके हम लड़ेंगे। जैसे हमारे वहाँ हमने 4-5 पंचायत हस्तगत किया है, 2 जिला पंचायत में हम भागीदारी में हैं, ऐसा सब जगह पे करेंगे और हमारी बात वहाँ गृह में रखेंगे और उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए हम दबाव डालेंगे सरकारों पे। हमारा जितना भी आदमी MLA बनेगा, दूसरा कोई तहसील में बनेगा, तो ऐसे हमारा जो आदमी होता है जो चुन के जाता है, उसके द्वारा दबाव ला के हमारा जो संविधान है, जो 5 शेड्यूल लागू है, इम्प्लीमेंट किया है उन लोगों ने, नहीं किया है, उसके बारे में हम दबाव डाल के उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसी स्थिति आती है कि गुजरात में या राजस्थान में हमने अभी देखा कि आपके 2 विधायकों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था जब वहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ,
सरकार बनाने या बचाने में बीटीपी की काफ़ी चर्चा हुई, भूमिका रही है। भूमिका रही। गुजरात में भी राज्यसभा चुनाव में आपके दोनों विधायकों की काफ़ी चर्चा रही। क्या समय पड़ने पर अगर आप इस स्थिति में आते हैं कि भारतीय ट्राइबल पार्टी की समर्थन से ही सरकार बन सकती है, क्या आप सरकारों का हिस्सा बनना चाहेंगे? ऐसा कोशिश करेंगे, हमारा ज़्यादा आदमी चुन के आएंगे तो देखेंगे कोई पार्टी कोई सरकार जो बनती है हमारे बारे में सोचती है, जो ट्राइबल एरिया पूरा है देश में, जहाँ जहाँ हमारा आदमी चुना जाएगा वहाँ हम वो बात रखेंगे उसके सामने। हाँ छोटू भाई वसावा, अभी हाल ही में हमने देखा राज्यसभा चुनाव के बाद आपने एब्सटेन करने का फैसला किया और आपने कहा कि जो पार्टी शेड्यूल 5 को लागू करने का आश्वासन हमें नहीं दे सकती, हम उसे वोट नहीं दे सकते। लेकिन उसके बाद आपने ज़ोर शोर से ये कहा कि शेड्यूल 5 गुजरात में आप लागू करवा के रहेंगे। अभी क्या ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनी है गुजरात में, या जो शेड्यूल एरियाज़ हैं उनमें क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपको लगते हैं कि वो बेहद ज़रूरी है शेड्यूल 5 को लागू करवाना, उसके बिना बात नहीं बनेगी? तो कमेटी तो बनी है लेकिन उसका चेयरमैन जो बनना चाहिए आदिवासी वो नहीं बनाया जाता है। आप कह रहे हैं कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन नॉन आदिवासी है? नॉन आदिवासी है। अच्छा, इसलिए कि आदिवासियों को कोई फायदा होना नहीं चाहिए हो। अभी अभी उन लोगों ने एक जाहिरात किया है सीएम ने, जो कमेटी के भी चेयरमैन है, तो आदिवासियों की जो जमीन है तोते डबल अब उसको बोला जाता है, कोई उसको छीन नहीं सकता है। तो उन लोगों ने किया है कि भाई हमारी कमेटी में वो हमने रखा है और उसको हम मंजूरी देते हैं, कोई भी फैक्ट्री वाला इधर आकर वो जमीन ले सकता है। तो मैं कहता हूँ को वो प्रमुख स्थान से नहीं होना चाहिए ना, कमेटी में परामर्श उसका होना चाहिए। जब जाकर वो जाहिरात करते हैं तो चलता है, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारी जमीन छीनी जाएगी तो हम कैसे यहाँ जिएंगे आदिवासी लोग? आप ये कह रहे हैं कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में चर्चा किए बिना ही सरकार ने घोषणा कर दी? घोषणा कर दी, कमेटी में कोई चर्चा नहीं हुई ना। नहीं हुई। तो आपकी नज़र में जो ट्राइबल एरियाज हैं अभी, उसमें जो जल जंगल ज़मीन का जो मामला आप उठाते रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को देने का फैसला कर लिया गया है, और लेकिन कानून ये कहता है, ख़ासतौर पर पेसा एक्ट जो आया शेड्यूल 5 के लागू करने के लिए, कि ग्राम सभाओं की सहमति के बिना, आम आदिवासी की सहमति के बिना ये सब फैसले नहीं हो सकते हैं। गुजरात में वो प्रोसेस नहीं है ना, और केवड़िया में भी वो तो लागू होता है ना, वो भी शेड्यूल एरिया तो है। कहाँ उसको परमिशन लिया कोई गांव का, ऐसे ही बना दिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जबरदस्ती करते हैं ना हमारे। तो हाल ही में एक और घटना जो चर्चा में आई और उसके बाद आपके कई बयान, इंटरव्यूज़ हमने देखे कि यहाँ पर 2-3 लोग अरेस्ट किए गए, एटीएस गुजरात ने उनको अरेस्ट किया। वो उनको कहा गया कि ये पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े हुए हैं और इनके नक्सलवादियों से कनेक्शन है, इस तरह का बता के उनको अरेस्ट किया गया। आपने उस अरेस्ट पर ऑब्जेक्शन उठाया और आपने कहा कि आपने परिभाषा पूछी कि नक्सलवाद की परिभाषा क्या है। तो आप पत्थलगड़ी आंदोलन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, या इन कार्यकर्ताओं को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जिनको सरकार कह रही है कि ये तो देशद्रोही हैं? नहीं, वो तो संविधान की बात कर रहे हैं ना। पत्थलगड़ी में जो हुआ है वो खुद की बात तो है नहीं ना, संविधान की बात है ना, 5वीं अनुसूची की बात थी ना। उसको कैसे नक्सलवाद बोला जाता है? उन्होंने कुछ किया, डिमांड किया है ना, वो बोल सकते हैं ना, मांग सकते हैं ना, तो फिर उसको नक्सलवादी कैसे बनाए? हमने यहाँ वो जो छेड़ा है अभी, जो बॉर्ड लगाने का 5वीं अनुसूची का, उसमें उन लोगों के आइडिया पूरा ऐसा था कि उसके साथ जोड़ा जाए और हमको भी नक्सलवादी बना के उस मूवमेंट को ख़त्म करने की साजिश थी उन लोगों। तो
आप यहाँ पर शेड्यूल 5 के बोर्ड लगा रहे हैं जिस तरह से पत्तलगढ़ी में लगाया गया था, हाँ हाँ लगा रहे हैं ना, अभी भी कल भी लगाया है, अभी भी आगे भी लगाएंगे। लेकिन सरकार फिर आपको भी अगर कहेगी कि आप गैरकानूनी काम कर रहे हैं। वो तो सरकार संविधान कहाँ मानती है, वो तो ना बोलते हैं ना, हमको संविधान नहीं मानना है, इम्प्लीमेंट नहीं करना है, इसलिए लागू नहीं करते हैं ना। हम तो संविधान को मानते हैं ना, इसलिए बोलेंगे, चाहे कुछ भी वो करेंगे हमारे। तो आप तैयार हैं कि अगर सरकार आपके ऊपर मुकदमे दायर करती है, आपको देशद्रोह के केस में आप पे मुकदमा बनाती है, लेकिन आप ये काम जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रखेंगे। हाल ही में मैंने देखा आपने अगर मुझे सही से याद है तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन यहाँ पर जयपाल मुंडा यूनिवर्सिटी का एक तरह से शिलान्यास किया। हाँ तो इस इलाके में क्या शिक्षण संस्थान आदिवासियों के नाम पे या आदिवासियों के लिए नहीं बनाए गए हैं? आप एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर वो करते तो हम क्यों करते? जयपाल सिंह मुंडा का यूनिवर्सिटी का नाम क्यों लेते? सरकार ने तो हमारे बारे में कुछ नहीं किया, आदिवासियों के बारे में। हमारा तो इतना पूरा बजट भी है, फिर भी हमारे इस एरिया में कोई शिक्षा संविधान नहीं है ना, इसलिए हमको करना पड़ता है। संविधान में जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा थे, जो हमारे लिए बोलते थे, जागरूक आदमी थे, उसका कहीं नाम नहीं लेते हैं। इसलिए हमने सोचा कि चलो भाई, हमारा भी एक आदमी था संविधान में बोलने वाला, हमारे लिए 5-6 लागू करने वाला, तो उसके बारे में भी हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इसलिए हमने वो चालू किया है, उसका जो भूमि न्यास किया है। मैंने हाई स्कूल चालू किया 15 साल से जंगल एरिया में, अभी तक उसको परमिशन नहीं दिया है, ग्रांटेड नहीं बनाया है। 15 साल हो गया? 15 साल हो गया। पूरे आदिवासी एरिया में है, कोई वाली ऐसा नहीं है उसका बच्चों का जो पैसा दे सके, एक भी पैसा। वहाँ मैंने चालू किया है। मेरे साथ वाले स्कूलों उसको परमिशन दे दिया ग्रांटेड का, हमको नहीं दिया है ना, तो इसमें भी वो मदद नहीं करेंगे हम। जब कोई एक आंदोलन आप खड़ा करते हैं, उसके सामने बहुत चुनौतियां होती हैं। आप शेड्यूल 5 की मांग कर रहे हैं, आप जल जंगल ज़मीन को बचाने की बात कर रहे हैं, आप विस्थापन को रोकने की बात कर रहे हैं। तो जब आप ये बातें करते हैं तो आप बहुत ताकतवर लोगों से टकरा रहे होते हैं। कॉरपोरेट है, जो बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, सरकार है, तो उनसे कैसे आप टकराएंगे? तो हमारा वो संगठन है, वो टकराता रहा है, आज नहीं है, पहले भी मैं तो टकराया हूँ उसके सामने, कहीं बार जेल में गया हूँ। आप पे बहुत सारे मुकदमे? हाँ, 75 में जो मिसाल गया था, इसमें भी मैं जेल में था। मेरी फाइल उन लोगों ने बनाई थी, नक्सलवादी है। अच्छा, आपको भी नक्सलवादी हाँ, बताया जा चुका है पहले? हाँ, तो आइए, आपका पुराना अनुभव है, आप बिल्कुल इससे नहीं डरते हैं? नहीं डरते। लेकिन जमीन पे छोटू भाई, जमीन पे जो आम आदिवासी है उसके बीच में भ्रम फैलाया जाता है, मीडिया की ताकत का इस्तेमाल किया जाता है और सरकार के बहुत तरीके होते हैं, उसके माध्यम से फैलाया जाता है। तो क्या ज़मीन पे आप आश्वस्त हैं कि आपका संगठन इतना मजबूत है या मजबूत हो जाएगा कि इसको काउंटर कर पाएंगे? पहले तो हम छोटे संगठन में थे, यहाँ ही थे भरूच जिला में, अभी तो पूरा गुजरात में फैला है हमारा संगठन, वो फैल जाएगा, हम डरते नहीं इससे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।